अगर किसी डेवलपर की प्रॉपर्टी आपने ली है और डेवलपर काम नहीं कर रहा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपको IBBI ने जो कुछ रिफॉर्म्स नए लेकर आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। किस तरह से होम बायर्स के राइट्स को एनहांस किया गया है वो आपको बताऊंगा, और किस तरह से NCLT काम करता है या IBC क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्या है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग हो ना हो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, क्योंकि ये वीडियो आपको अपने राइट्स के बारे में बताएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको इस डायरेक्शन में लेना है या नहीं लेना, ये आपको बताएगा। और अगर आप ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा चुके हैं तो आपके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे आप अब बच सकते हैं, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देख के इसकी सारी एस्पेक्ट्स को समझकर और फिर इसके ऊपर फैसला लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी की तरह वर्क करता है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेकर, और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ये सर्व करता है एज ए जुडिशियल बॉडी। ये सारे इंसॉल्वेंसी केसेस को एजुकेट करता है, और वहीं IBBI सेट करता है वो सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। तो इसका मतलब NCLT एक कोर्ट है जहां सारे प्रोसेसेस को कैरिड आउट किया जाता है। स्पेशली NCLT एक एजुकेटिंग अथॉरिटी है, ये अंडर IBBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर होती है। तो क्या की पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा और समझिए आप। IBBI और NCLT की जब बात करें तो एक फंक्शन जो होता है, IBBI रेगुलेट करता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के सारे प्रोसीजर को, वहीं NCLT एक ट्रिब्यूनल है जहां इंसॉल्वेंसी केसेस फाइल कर किए जाते हैं और फिर वहां डिसाइड किए जाते हैं। अब इन दोनों में रिलेशनशिप, IBBI जैसे मैंने बताया कि रूल को सेट करता है, गाइडलाइंस को, जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के लिए काम आती हैं। वहीं पर NCLT इनको इम्प्लीमेंट कराता है। मतलब अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC, बोथ IBBI और NCLT जो ऑपरेट करते हैं वो फ्रेमवर्क जो होता है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का होता है, और NCLT उसको एक्ट करता है डेजिग्नेटेड कोर्ट की तरह, जो कि इंसॉल्वेंसी मैटर्स को हैंडल करता है। अब आप इसके कोऑर्डिनेशन को, कोरिलेशन को आप समझ गए होंगे। अब बारी है आगे बढ़ने की। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं अब तक ओवरऑल जो पीरियड ऑफ टाइम में, वो आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको ये समझ में आएगा कि होम बायर्स के कौन से राइट है जो यहाँ प्रोटेक्ट हो रहे हैं, और उससे क्या रिजोल्यूशन प्रोसेस, जो रुके हुए प्रोजेक्ट का रिजोल्यूशन प्रोसेस है, वो स्ट्रीमलाइन हो भी पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि होम बायर्स को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले एग्जेम्पशन फ्रॉम लिक्विडेशन एसेट। होम बायर जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रोजेक्ट रुका होता है तो वहां NCLT में केस जाना, ये आप लोगों ने आम बात सुनी होगी, अक्सर लोग डिस्कशन में भी रहते हैं। तो होम बायर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिक्विडेशन जो है उससे एग्जेम्प्ट किया गया। मतलब अगर आपको प्रॉपर्टी रॉटेड है और आपके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है, तो वो अब लिक्विडेशन में प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। लिक्विडेटर अब उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान। तो यहाँ होम बायर का जो राइट है, उसको इंटरेस्ट है, उसको पूरी तरह से सेफगार्ड किया गया। फिर जो राइट्स हैं उसको एनहांस किया गया है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी SCC। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट अब काफ़ी बढ़ा दी है। ये SCC जो है, इसमें क्रेडिटर्स होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और कहीं हद तक जो अर्ली डिसोल्यूशन है कॉर्पोरेट डेटर का, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ इनके पास राइट है कि ये प्राइवेट सेल ऑफ एसेट्स कर सकते हैं और सेल के रिलेटेड सारे कंसर्न्स को ये मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो एम है उसका पीछे मेन कारण है कि अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में लाई जा सके। प्रोजेक्ट वाइज रिजोल्यूशन प्लान, अक्सर एक डेवलपर के कई 4, 5, 6, 7 कई प्रोजेक्ट होते हैं। जो कंपनी पूरी रिजोल्यूशन में जाती है तो एक ही प्लेयर उसे टेक ओवर करके सारी चीज़ें बना पाए, ये पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग कंडीशन होती है कि कहीं में पूरा काम हो गया है, कहीं में आधा काम हुआ है। तो ऐसी स्टेजेस के कारण जो प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन है उसके ऊपर भी फोकस किया गया, टेलर्ड सॉल्यूशन मैं किसे कहूँगा। तो IBBI ने इंट्रोड्यूस किया है कंसेप्ट जो प्रोजेक्ट वाइज रेजोल्यूशन यहाँ पे हो सके। यहाँ अलाउ किया जाता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को कि वो डायरेक्टली रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के साथ, RP के साथ सेपरेट रेजोल्यूशन प्लान बनाए हर प्रोजेक्ट का। और ये अप्रोच जो है इससे कहीं ना कहीं जो अटेंशन है रिसोर्सेज का, जो सक्सेसफुल कंप्लीशन की तरफ प्रोजेक्ट को लेके जा सकता है, वो कहीं ना कहीं इंश्योर होता हुआ दिखता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लैंड अथॉरिटी को COC मीटिंग्स के अंदर भी इंक्लूड किया जा रहा है रेगुलेटरी कंप्लाइंस के लिए। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट रियल एस्टेट इंसॉल्वेंसी केसेस में जा चुका है तो यहाँ लैंड अथॉरिटी, क्योंकि प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, तो अथॉरिटी का भी रोल होता है। वहाँ अथॉरिटी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, आप तो यहाँ डिसाइड हो गया, किसी ने टेक ओवर कर लिया, लेकिन फाइनली अगर अथॉरिटी ने अप्रूवल्स नहीं दी, उस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया, EDC IDC जो बची हुई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो प्रोजेक्ट कैसे बनेगा। इसके लिए यहाँ लोकल अथॉरिटी को भी इंसॉल्वेंसी केसेस में अब इनवाइट किया जा सकता है COC मीटिंग्स में। लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन पार्टिसिपेशन उनकी ये इंश्योर करती है कि लैंड रिलेटेड इश्यूज जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हैं वो एडिक्वेटली एड्रेस हो पाए और रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है वो प्रॉपर बन पाए। फिर पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम बायर्स की एम्पावरमेंट, एक्टिव पार्टिसिपेशन या होम बायर्स का एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर। ये काफ़ी पहले हो चुका है कि एज ए होम बायर भी फाइनेंशियल क्रेडिटर काउंट होते हैं, तो अब होम बायर्स का रोल एनहांस हो गया है। अब इस एनहांस रोल के थ्रू वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो उनके हैं AR का ये टास्क है कि वो होम बायर्स को असिस्ट करेगा, अंडरस्टैंड करेगा COC डिस्कशंस को, और वो प्रिपेयर करेगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, जो कि एसेट्स हैं उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसको प्रिपेयर करेगा, और रिजोल्यूशन जो है उसको इवेल्युएट करेगा, रिजोल्यूशन प्लान्स को इवेल्युएट करेगा। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि होम बायर्स का इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट होगा, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। इस पे होम बायर्स पे क्या असर पड़ता है? होम बायर्स को ग्रेटर सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये इंश्योर हो जाता है कि होम बायर कहीं हद तक प्रोटेक्टेड है और कहीं ना कहीं उनका रिजोल्यूशन प्रोसेस निकल पाएगा। लेकिन डेवलपर और क्रेडिटर को भी यहाँ ऐसा नहीं है, कुछ नहीं मिलता। उनको भी फ़ायदा होता है कि प्रोजेक्ट वाइज रिजोल्यूशन से उनकी जो स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है कहीं ना कहीं वो एनहांस होती है, कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन की तरफ निकलती है। तो बेटर टेलर्ड सॉल्यूशन एफिशिएंट वे में निकलना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी तो बिल्डर बाहर आ पाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जेल जाने की खतरा उसके ऊपर लगा रहता है। तो जो डिले है वो कम होगा, प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क होगा। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट निकला तो 2 प्रोजेक्ट के होम बायर्स को घर मिलने की तरफ वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ जाएगा, तो डिले कम होगा और रिकवरी रेट्स यहाँ बढ़ जाएंगे। मतलब जो ड्यूज़ है, मान लीजिए होम बायर्स है, उन्होंने 80-90% पे किया हुआ है, लेकिन जो बैलेंस ड्यूज़ है जब काम चलेगा तो उनसे वो भी रिकवरी आएगी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे होम बायर्स भी पेमेंट देना रोक देते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं होता कि प्रोजेक्ट वो बन भी पाएगा। तो ऐसे केस में जब प्रोजेक्ट वाइज रिजोल्यूशन होगा तो जिस प्रोजेक्ट में एडवांस स्टेज पे काम है उस पर अगर पूरा होगा तो रिकवरी जब होती है तो उससे भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट का बचा हुआ काम पूरा हो पाता है और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ये IBBIs के जो रीसेंट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं उसने कहीं हद तक मेरे को लगता है ट्रांसपेरेंट है, एफिशिएंट है, होम बायर सेंट्रिक है, जिससे इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर का वो थोड़ा बेटर स्टेज पे जा सकता है, प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ होम बायर का इंटरेस्ट भी सेव हो रहा है। पहले प्रोजेक्ट NCLT में जाता था तो इवन बायर को फाइनेंशियल क्रेडिटर भी नहीं माना जाता था, तो जिसके कारण बायर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चेंज करके कहीं ना कहीं एक एक्टिव स्टेक होल्डर जो कि बायर भी है उसकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया, उसे इंगेज किया गया है। इसका एम है कि रुके हुए प्रोजेक्ट कैसे रीस्टोर हो पाए और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर कैसे कॉन्फिडेंस जनरेट हो पाए। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा ही दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।